आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत से आप क्या समझते हैं बताना है। फिर हमें बताना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा देना है तथा उसका मात्रक लिखना है। और सी भाग में हमें बताना है कि दृढ़ता गुणांक की परिभाषा और उसका मात्रक। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सबसे पहले अविलंब प्रतिबल की। अविलंब प्रतिबल क्या होता है? अविलंब प्रतिबल, देखिए अविलंब से हमें बात समझ में आती है कि अविलंब मतलब किसी भी सतह के लंबवत होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसे हम डायग्राम से समझाएं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक छड़ लेते हैं। ठीक है, उस छड़ पे क्या करते हैं, उस छड़ पे हम एक बल लगाते हैं। ठीक है, अगर हम छड़ पे F बल लगाते हैं तो क्या कह सकते हैं, अगर यह छड़ कैसा हो, वृत्ताकार हो। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए छड़ वृत्ताकार है। ठीक है, अब वृत्ताकार सरफेस पे अविलंबवत हम बल लगाते हैं। ठीक है, और छड़ का अगर क्षेत्रफल ए है, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल पे या बोल सकते हैं इसके क्षेत्रफल के लंबवत जो बल लगाते हैं वह कहलाता है अविलंबवत बल। ठीक है, अब क्या होता है अविलंबवत बल कि हम बोल सकते हैं कि अविलंब प्रतिबल क्या होता है, अविलंब बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अविलंब प्रतिबल कहलाता है। इसे हम कैसे लिखेंगे, एकांक क्षेत्र पर इसे हम लिखेंगे। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, अच्छा अविलंबवत बल जो होता है यह कौन सा बल होता है, अविलंबवत बल जो होता है वह होता है प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अविलंब प्रत्यानयन बल क्या होता है, अविलंब प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिबल कहलाता है। बल अविलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए कि अविलंब ये प्रत्यानयन बल क्या है। ठीक है, हम अगर हम बात करें, जैसे हम कोई बल लगाते हैं तो हम कह सकते हैं आरोपित बल होगा या विरूपक बल होगा। ठीक है, या कौन सा बल होता है, विरूपक बल होता है, विरूपक बल होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो देखिए ये जो छड़ होती है ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या बोल सकते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब क्या कहते हैं, जैसे हम बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं बाहर से, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के मध्य आणविक अंतर आणविक बल या अंतर परमाणविक बल लग रहा होता है, और क्या करते हैं इनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस बल का विरोध करते हैं, इस वजह से इस पे एक अंदर की ओर अगर हम एफ डैश को क्या बोलें, प्रत्यानयन बल, तो ये विरोध करते हैं जो इस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। अच्छा विरोध करते हैं, इस वजह से एक बल लगता है, तो जो बल लगता है वो क्या करता है, अंदर की ओर वो बल खींच रहा होता है। ठीक है, मतलब अगर हम विरूपक बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और इनके मॉलिक्यूलर के बीच में कौन सा बल लग रहा होता है, अंतर आणविक बल बोले, अंतर परमाणविक बल बोले, वो लग रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अंदर की ओर एक फोर्स आता है जिसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। ठीक है, अब ये क्या होता है, संतुलन की स्थिति में क्या होते हैं, प्रत्यानयन बल हम संतुलन की स्थिति में होता है ऐसा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल F डैश और विरूपक बल F बराबर हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं फार्मूले में, F डैश को F लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अविलंब प्रतिक्रिया बल या अविलंब प्रतिबल को हम सिग्मा से लिखें, ठीक है, तो प्रत्यानयन बल F डैश को हम F लिख सकते हैं, और उसका क्षेत्रफल अगर A लेते हैं तो F बाई A हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अविलंब प्रतिबल का फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं बल की यूनिट न्यूटन होती है, क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इससे पूछ रहा है हमें आयतन विकृति बतानी है। ठीक है, तो हम आयतन विकृति की बात कर लेते हैं। ठीक, आयतन विकृति, ठीक है, तो आयतन विकृति होता है आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात कहलाता है। ठीक है, आयतन विकृति यह आयतन में परिवर्तन व
प्रारंभिक आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, आयतन विकृति हो जाएगी, आयतन विकृत बराबर हो जाएगा आयतन में परिवर्तन डेल वी अपन प्रारंभिक आयतन बी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इसका भी मीटर क्यूब्ड हो जाएगा, इसका भी मीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अतः यह यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इस फार्मूले को हम ब्रैकेट में करते हैं, आयतन विकृत का फार्मूला हुआ। अच्छा, अब देखें क्या बताना है हमें, हमें बताना है आयतन प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा देना है। ठीक है, और उसका मात्रक लिखना है। ठीक, अब बी पार्ट में देखते हैं क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की। ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की बात करनी है। देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, देखिए प्रत्यास्था की जो सीमा होती है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत ही यह डिफिनीशन या बोल सकते हैं या परिभाषा क्या है, डिफाइन है। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा के बाहर यह फार्मूला क्या है, यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत क्या होता है, जो अविलंब प्रतिबल बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृत का अनुपात होता है। ठीक है, यह क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृत। ठीक है, आयतन विकृत का क्या होता है, आयतन विकृत का अनुपात होता है। अच्छा, इसे हम फार्मूले में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर लिखा जा सकता है, देखिए प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल को अगर हम क्या लिखें, डेल पी लिखें। ठीक है, अविलंब प्रतिबल देखिए बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, यह क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है प्रतिबल। अविलंब प्रतिबल को हम पी लिख सकते हैं, डेल पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डेल पी लिखा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखिए आयतन विकृति, आयतन विकृति हम जानते हैं क्या होता है, विकृति है तो आयतन में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आयतन। ठीक है, यह होता है। अच्छा, इसको हम ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं, अगर डेल पी नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख दें, एफ बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह होता है अविलंब प्रतिबल, जहाँ एफ क्या होता है, अविलंब बल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक, अगर हम एक डायग्राम से इसको समझाएं, देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं डायग्राम से, देखिए अगर मैंने देखा ये गोला है, ठीक है, ये गेंद है, ठीक है, तो क्या होता है इस पे अविलंब प्रतिक्रिया बल, मतलब सतह के लंबवत कुछ इस तरह से बल लग रहा होता है। ठीक है, चारों साइड समान बल लग रहा होता है लंबवत। ठीक है, एफ बल लग रहा होता है, तो एफ बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बोलें सभी जगह समान बल लग रहा है तो क्या दाब के बराबर, इसलिए मैंने इसको पी लिखा था। ठीक है, आप एफ बाई ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मानते प्रारंभिक आयतन है, क्या है, प्रारंभिक आयतन भी है। अब क्या होता है, देखिए जब इस पे दाब लग रहा होता है चारों साइड से, या फिर अविलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा होता है, तो क्या होता है, इसका जो आयतन होता है ना, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आयतन कितना कम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह आयतन इतना कम हो गया, तो जो ये कम हुआ है यह कहलाता है डेल वी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जब हम बल लगा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम दाब लगा रहे होते हैं, अगर हम डेल पी लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, इसके आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल माइनस डेल वी अपान, और प्रारंभिक आयतन तो भी रहता है। ठीक है, तो माइनस भी जरूरी होता है। ठीक है, माइनस का मतलब यह होता है कि जब उस पर क्या लग रहा होता है, दाब लग रहा होता है, या बल लग रहा होता है, या अविलंब प्रतिबल लग रहा होता है, तो क्या होता है, उसके आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, यह हो जाता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला। ठीक, अच्छा, अब हम इसके बात करते हैं अगले पार्ट्स के। अगले पार्ट्स में क्या पूछ रहा है हमसे, इसका अच्छा मात्रक भी बताना, हमें मात्रक बता देते हैं। देखिए
मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक है, देखिए दाब का मात्रक बात करें, अविलंब प्रतिबल की मात्रक बात करें, तो हमें पता होता है कि यह बल है तो बल का क्या होगा न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं v अपान v, एम क्यूब अपान एम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मानते हैं कि विकृत कोई मात्रक नहीं होता है, तो अच्छा इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं इसके सी पार्ट में हमसे पूछना है कि आप बताना है दृढ़ता गुणांक। ठीक है, दृढ़ता गुणांक हमें बताना है। ठीक है, दृढ़ता गुणांक क्या होता है, देखिए यह गुणांक भी होता है प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही डिफाइन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत। ठीक है, यह जरूरी है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत ही यह फार्मूला क्या है यूजफुल है, उसके बाद यूज नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं कि स्पर्श रेखी प्रतिबल होता है। देखिए इसको भी डायग्राम समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे ये होता है, ठीक है, तो क्या होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल, जैसे इधर हम क्या करते हैं नीचे वाली जो सतह से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाली सतह में इस तरह फिक्स करते हैं और इस पर क्या लगाते हैं, हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यह बल इस, अगर ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, तो क्या होता है जो बल लग रहा होता है यह इसके पूरे इस सरफेस पे या इस क्षेत्रफल पे लग रहा होता है, इस सतह पे लग रहा होता है, तो क्या होता है यह कुछ इस तरह से हो जाता है, इसमें जो विरूपण हो जाता है कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यह सब कुछ आगे की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और यह कुछ इस तरह से दिखने लगता है। ठीक, तो क्या होता है ये वाला भाग क्या होता है, ऊपर वाला भाग आगे की ओर सरक जाता है। ठीक, इस अच्छा ऐसे स्पर्श रेखी प्रतिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सतह है इस सतह के समांतर होता है बल, क्या होता है बल सतह के समांतर होता है। देखिए जो सतह ये है और बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, सतह के समांतर, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे स्पर्श रेखी बल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अच्छा स्पर्श रेखी बल और क्षेत्रफल क्या होता है, स्पर्श रेखी प्रतिबल होता है। अगर स्पर्श रेखी बल हो और क्षेत्रफल हो, ठीक है, तो एक ही बोल सकते हैं सतह पे हैं, तो स्पर्श रेखी है, और इस वजह से इसमें क्या आता है स्पर्श रेखी प्रतिबल आता है। क्या आता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखी प्रतिबल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल जो हो, अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखी प्रतिबल और विकृति, और क्या होता है, अब ये भी विकृत, क्या स्पर्श रेखी विकृत या बोलते हैं अपरूपण विकृत। ठीक है, तो स्पर्श रेखी लिखा था, स्पर्श रेखी विकृत लिखेंगे हम। ठीक है, स्पर्श रेखी प्रतिबल और स्पर्श रेखीय विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं हम, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे फार्मूले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दृढ़ता गुणांक को हम जी से लिखते हैं। ठीक है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखी प्रतिबल की अगर हम बात करें तो स्पर्श रेखी प्रतिबल तो आप समझ गए ना। ठीक है, कि जो सतह के एफ क्या होता है समांतर होता है, वह बल स्पर्श रेखी बल होता है, और क्षेत्रफल अपान क्षेत्रफल स्पर्श रेखी प्रतिबल होता है। ठीक है, और क्या होता है विकृति भी क्या होती है, देखिए यह प्रारंभिक, देखिए ये ऊंचाई होती है एल। ठीक है, इसकी मानते हैं ऊंचाई, और विकृति होती है डेल एल। ठीक है, या डी एल स्मॉल एल लिखते हैं, और विकृति जो होती है, विकृति को अगर हम दिखाएं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है विकृति। ठीक है, यह होता है डी एल अपान प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, यह होता है ऊपर होता है अपरूपण, यह होता है अपरूपण प्रतिबल, और यह होता है अपरूपण विकृति, यह स्पर्श रेखी प्रतिबल अपान स्पर्श रेखी विकृति। ठीक है, यह होता है हमारा दृढ़ता गुणांक का फार्मूला। ठीक है, अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
और देखिए कुछ निकालना है क्या हमें? ठीक है, तो मैंने सब समझा दिया है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।